एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं जीएस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बजट डेफिसिट क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर डेफिसिट पर, तो ये क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये टॉपिक छोटा सा है और ईजी है। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट ये सारी चीज़ें बताने के बाद ये वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख के आइएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट वगैरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर आपको वो पता होगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजटीय घाटा, क्योंकि डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अब यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि बजट 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सरप्लस, यानी कि आपकी कमाई बहुत ज़्यादा हो, खर्चा बहुत कम हो, तब हम सरप्लस में चलते हैं, यानी हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपकी जितनी कमाई हो उतना ही खर्चा हो, तो ऐसे बजट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट है, यानी आपका सब कुछ संतुलन में चल रहा है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि डेफिसिट बजट, यानी जहाँ पे आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है, इसका मतलब आपको 50 पैसे का जो नुकसान हुआ ना, उसी को हम बोलते हैं डेफिसिट। यानी अगर आप घाटे में चल रहे हैं, यानी कमा रहे हैं 50,000 लेकिन खर्चा आपका 1 लाख रुपए का है, तो आपको नुकसान होगा ना, उसी को बोलते हैं डेफिसिट। ये सारी चीज़ें नीचे हिंदी में भी लिखी हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, यानी आपकी सैलरी ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं, तो आप सरप्लस में होंगे, यानी आपका बजट बनेगा सरप्लस बजट। अगर आपका इनकम और आपकी एक्सपेंडिचर, यानी आप जितना कमाते हैं आपका खर्चा भी उतना ही है, तो इस तरह का बजट जो होता है वो होता है बैलेंस्ड बजट, यानी संतुलित बजट। नेक्स्ट यहाँ पे है आपकी इनकम कम, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये डेफिसिट है, यानी घाटा वाला बजट है। अगर हम एक घर का एग्जाम्पल लें कि आपकी सैलरी जितनी आई उससे ज़्यादा खर्च हो गई, तो आपको जो घाटा हुआ वही आपका घाटा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री को रन करती है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि कल हमने देखा कि सरकार की कमाई भी सिंपल कमाई नहीं होती, वहाँ पे सरकार 2 तरह से कमाती है, एक तो रेवेन्यू रिसीट और एक कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में जहाँ पर सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती, टैक्स या नॉन टैक्स से जो पैसे कमाती है वो रेवेन्यू रिसीट में आता है। अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट की, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपने एसेट वगैरह कम करके या फिर कोई चीज़ बेच के पैसे कमाती है। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरह अगर सरकार का डेफिसिट भी हमें निकालना है तो उसके लिए भी मेथड्स हैं, उसके लिए भी तरीके हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ डेफिसिट मेनली 3 तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लेकिन ऊपर वाले जो तीनों हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला वाला डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है, यानी राजस्व घाटा हो गया है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कल की वीडियो में। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को नॉन टैक्स या टैक्स का उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना कि उनका पैसा सैलरी, स्कीम या पेंशन वगैरह में चला जा रहा है, तब जो घाटा होता है उसी को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है फिजिकल डेफिसिट। एसएससी के पर्सपेक्टिव से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिसिट है, क्योंकि हर बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये समझना है आपको। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट। अभी हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट में कि हम केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट लेंगे, लेकिन फिजिकल डेफिसिट में हम गवर्नमेंट का पूरा खर्चा लेते हैं और पूरी कमाई। इसका मतलब ना, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दोनों आएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है ना, टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट, इसका मतलब आपको रेवेन्यू रिसीट तो लेनी है और आपको कैपिटल रिसीट भी लेनी है, लेकिन जो पैसा आपने उधार के द्वारा कमाया है वो इसमें नहीं इंक्लूड करना है।
क्योंकि उधार जो आप लेते हैं ना, वो आपकी कोई कमाई नहीं होती है कि आप इसको इसमें गिनें। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि फिजिकल डेफिसिट में पूरा खर्चा सरकार का जो होता है, अब चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसमें से हम माइनस कर देते हैं टोटल नॉन बोरोइंग रिसीट, यानी उधार के बिना जो सरकार ने कमाई की है, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे वो कैपिटल रिसीट हो, लेकिन उसमें उधार वाली राशि नहीं जोड़नी है, उसी को हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिजिकल डेफिसिट को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, लेकिन आपके घर में ना कोई बीमार पड़ गया और उसके इलाज के लिए 70,000 रुपीज़ लग रहे हैं। इस 50,000 में से आपको अपने आने जाने का खर्चा निकालना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, क्योंकि आप ऑफिस जाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। उसके बाद आप स्कूल फीस देंगे बच्चों की, या फिर आपके घर का जो ऐसा खर्चा है जो कि आपको करना ही करना है, वहाँ आप कटौती नहीं कर सकते। तो मान लीजिए वहाँ पे भी आपने 30,000 रुपीज़ खर्च कर दिया, अभी आपके पास केवल 20,000 रुपीज़ बचे हैं। अब ये सारा करने के बाद आपके पास जो 20,000 रुपये बचे हैं, लेकिन आपको ऑपरेशन के लिए या बीमारी के इलाज के लिए 70,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो आप बताइए, है आपके पास 20,000 रुपये और आपको चाहिए 70,000 रुपये इलाज के लिए, तो आपको यहाँ से कितना उधार लेना पड़ेगा? आपको 50,000 रुपीज़ उधार लेना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल डेफिसिट वो होता है जितना हम उधार लेते हैं। तो इसी वजह से एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा जाता है कि गवर्नमेंट जो उधार लेती है वो हमें कैसे पता चलता है। तो गवर्नमेंट कितना उधार लेगी वो पता चलता है कि फिजिकल डेफिसिट कितना है। जैसे कि हमें क्या चाहिए थे, 20,000 रुपये हमारे पास बचे थे और हमें इलाज के लिए 70,000 रुपये चाहिए थे, तो बीच में कितने का गैप आ रहा था? 50,000 का। तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट भी उतना ही उधार लेती है जितना कि उनका फिजिकल डेफिसिट है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा, और ये तब आएगा आपका जब आप फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको आप अलग कर दे तब। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसको मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए फरवरी महीने की आपकी सैलरी है 60,000 रुपीज़। मान लीजिए आपने जनवरी में कोई उधार लिया था, कोई लोन लिया था, और आपको उस पर इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट होता है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लीजिए जनवरी में आपने कोई लोन लिया है, अभी उसका डेट आ गया है फरवरी में कि आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी सैलरी फरवरी में 60,000 रुपीज़ है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि इस बार तो मेरी सैलरी 50,000 रुपीज़ ही बचेगी, क्योंकि 10,000 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है ना कि आपकी जो सैलरी है फरवरी में वो 60,000 रुपीज़ है, यानी आपकी जो कमाई है वो 60,000 रुपीज़ है। लोन तो आपने पिछले टाइम पे लिया था जिसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे भरना पड़ रहा है, यानी फरवरी में आपको कोई घाटा नहीं हुआ है, वो पिछले टाइम का घाटा था जो आप यहाँ पे 10,000 पे करके उसको चुका रहे हैं। तो सेम ना गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है। अगर मान लीजिए पिछली सरकारों ने कोई भी लोन लिया है, कोई भी कर्जा लिया है कहीं से भी, और अगर उस पर जो आगे आने वाली सरकार होती है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट तुरंत नहीं पे करना होता ना, तो जब दूसरी सरकार आती है और वो पिछली सरकार जो लोन ली रहती है उस पर अगर इंटरेस्ट पे करती है, तो वो गवर्नमेंट ये बताती है कि मेरा ये फिजिकल डेफिसिट जितना तुम देख रहे हो ये मेरा घाटा नहीं है, मतलब मेरी सरकार का ये घाटा नहीं है, मेरा ये वाला डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट हम तुम्हारी सरकार में लिए गए लोन पे भर रहे हैं वो हमारा घाटा नहीं है, क्योंकि वो लोन तुम लेकर गए थे। तो ये जो है गवर्नमेंट इससे ये दिखाना चाहती है कि एक्चुअल में जो तुम घाटा निकाल रहे हो ना उसमें हम कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं जो कि हमारा घाटा है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, यानी फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट करती है किसी लोन पर वो अगर माइनस कर दे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको बोलते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। इसका मतलब होता है ना कि रेवेन्यू डेफिसिट में से आपने स्टेट को जो ग्रांट दिया है ना उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी है
कि हमने रेवेन्यू डेफिसिट तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए जो पैसे गवर्नमेंट किसी स्टेट को ग्रांट में देती है या डोनेशन में देती है, तो उससे सरकार ये थोड़ी ना पता लगा पाएगी कि उस पैसे से वो राज्य सरकार क्या करेगी, तो इसलिए उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, तो गवर्नमेंट उस पैसे को रखती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन मान लीजिए जिस राज्य को वो पैसे सरकार ने दिए हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा समझदार निकली, उसने उस पैसे से कोई एसेट क्रिएट कर लिया, मतलब कोई हॉस्पिटल बना दिया या फिर रोड या ब्रिज बना दिया, तो वो एक तरह से पूंजी हो गई ना। तो अगर हमने कोई पूंजी क्रिएट कर ली तो उसको हम घाटे में नहीं गिनते। तो सेम जो है गवर्नमेंट भी ऐसा ही करती है कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वो तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कर दिया था ये सोच के कि वो पैसे तो हमारे डूब गए, हमने बस उसको डोनेशन में दे दिया, लेकिन अगर उससे भी कोई पूंजी क्रिएट हो गई ना, तो सरकार कहती है कि देखिए इससे भी एसेट क्रिएट हो गया, हमने जो पैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के खर्च किया था उससे भी किसी एसेट को क्रिएट कर दिया गया है, तो इसका मतलब उसको भी हम घाटे में नहीं गिनेंगे, वो हमारा आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट गिवन टू स्टेट। यहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेफिसिट पढ़ा दिया है, लेकिन मैं इसको 1 मिनट में समराइज करूंगी ताकि आपके दिमाग में ना ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला है यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से। इसका मतलब आपको नॉन टैक्स या टैक्स से उतने पैसे नहीं मिल रहे जितना आप सैलरी, पेंशन स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह में खर्च कर रहे हैं। जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है गवर्नमेंट को, तो रेवेन्यू डेफिसिट में सरकार को अपने डेली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो सरकार करेंसी प्रिंट करवा ले, करेंसी प्रिंट करके कोई भी गवर्नमेंट अपना कोई भी घाटा पूरा नहीं करती, क्योंकि ये सबसे खराब जो डिसीजन हो सकता है वो है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक रास्ता और होता है कि गवर्नमेंट जो है अपनी रेवेन्यू रिसीट यानी रेवेन्यू की कमाई बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा सकती है, तब जाके रेवेन्यू रिसीट ज़्यादा हो जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो ये जो है सरकार अपनाती है। दूसरा यहाँ पे है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है इसमें हम पूरा एक्सपेंडिचर लेते हैं, अब चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, यानी सारे खर्चे माइनस सारी कमाई, लेकिन उधार को छोड़ करके, क्योंकि आप जो चीज़ें उधार लेते हो, जो पैसे आप उधार लेते हो वो आपकी कमाई नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट है, लेकिन टोटल कमाई वो आपकी जो आपने उधार ना लिया हो। तीसरा यहाँ पे है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर। प्राइमरी डेफिसिट के माध्यम से गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि आप जो फिजिकल डेफिसिट बता रहे हो ये हमारा एक्चुअल घाटा नहीं है, पिछली सरकार ने जो लोन लिया था उस पर हम कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हम अपने घाटे में नहीं गिनेंगे, ये पिछली सरकारों का बोझ है जो हम उतार रहे हैं, तो ये हमारा घाटा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट ने जो भी पैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के किसी स्टेट को डोनेशन में दे दिया था या फिर किसी स्टेट को ग्रांट में दे दिया था, वो स्टेट गवर्नमेंट समझदार निकली और उसने उस पैसे से कोई एसेट क्रिएट कर लिया, रोड, बिल्डिंग या ब्रिज बनवा लिया, तो उससे जो है एसेट क्रिएशन हो गया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जो आप ये रेवेन्यू डेफिसिट देख रहे हो ना, ये हम रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं गिनेंगे, क्योंकि इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने वो पैसे भी गिन लिए थे जो हमने किसी स्टेट को डोनेशन या ग्रांट में दिया था, लेकिन उस स्टेट ने उससे एसेट क्रिएट कर लिया, तो हम इसको अपने नुकसान में नहीं गिनेंगे। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। बहुत सिंपल है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो। टाइप्स ऑफ डेफिसिट बस इतना ही था, लेकिन इससे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सीखा। ये सारे ऑप्शन नीचे हिंदी में भी लिखे हैं, एक ही साथ लिखने पे ना वो थोड़ा सा दिखता नहीं है, मिक्स हो जा रहा था, तो मैंने देखा कि उसको थोड़ा नीचे लिख दिया जाए हिंदी वाला, ताकि एक ही में मिक्स ना हो और जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पर आपसे फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे के बारे में कौन सा फॉर्मूला सही है ये पूछा है।
तो यहाँ पे ना आप ये ग्रॉस वर्ड देख करके डरिएगा मत। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। तो टोटल फिजिकल डेफिसिट क्या होता है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का टोटल खर्चा माइनस टोटल कमाई उधारी को छोड़कर। तो यहाँ पे ना फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है बोरोइंग्स, यानी कि गवर्नमेंट के पास पूरा जो पैसा है वो मिला करके और जितना उन्होंने खर्च कर दिया उसमें कितना कमी पड़ रहा है तो वो गवर्नमेंट कहाँ से पूरा करती है, उसको उधार लेके पूरा करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ से उधार ले सकती है। नेट बोरोइंग एट होम, यानी कि यहाँ से जो उधार लिया है वो, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई यानी आरबीआई से जो उधार लिया है वो, प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड यानी आईएमएफ वगैरह से भी जो है उधार ले सकती है गवर्नमेंट। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे वही पूछा था कि टोटल फिजिकल डेफिसिट यानी टोटल बोरोइंग कितना होगा गवर्नमेंट का, तो वो वही होगा ना जो यहाँ से उधार ले यानी इंडिया में ही कहीं से भी ले और आरबीआई से जो उधार ले, प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड यानी कि जो पैसे आईएमएफ वगैरह से ले वो सारा उधार जो होगा वही होगा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपसे वही क्वेश्चन फिर से पूछा है कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा कितना उधार लेगी, ये हमें कैसे पता चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट कितने उधार लेगी वो हमें पता चलता है फिजिकल डेफिसिट से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन द फिजिकल डेफिसिट इफ बोथ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर डबल। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है इन दोनों को अगर दोगुना कर दिया जाए यानी 100% इनको जो है इंक्रीज कर दिया जाए तो फिजिकल डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि फिजिकल डेफिसिट जो होता है ना वो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू होता है, वो भी उधारी को छोड़कर। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और है थर्ड नंबर वाला, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर। अगर यहाँ पे आप इंटरेस्ट को भी डबल कर दोगे यानी 100% इंक्रीज कर दोगे, प्राइमरी डेफिसिट को भी आप 100% इंक्रीज कर दोगे यानी ओवरऑल 100% इंक्रीज होने के लिए ये दोनों 100% बढ़ेंगे तभी तो ये बढ़ेगा। वैसे ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता होगा कि अगर दोनों बराबर बढ़ेगा तभी ये वाला 100% इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट भी 100% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट किसके बराबर होता है, और यहाँ ये ग्रॉस वर्ड से डरिएगा मत, इसका मतलब होता है टोटल। तो आपसे पूछा है प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला। अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर्स। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा है वहाँ पर ऑप्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे फॉर्मूला ना दे करके पूरा मतलब वर्ड में लिख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना CHSL 2024 में भी पूछा गया था। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स करवा रही थी तो उसमें ये था। यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिंग FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इनटू इफेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो CHSL में ये नहीं पूछा था कि कब लागू हुआ था, CHSL में ये पूछा था कि ये आया कब था। तो ये 2003 में ये एक्ट आया था, बट यहाँ से आपसे पूछा है कि लागू कब हुआ था। तो ये 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2004-05 में ये इफेक्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ बूम द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली ड्यू टू। यहाँ पे कह रहा है कि जब इकोनॉमी बूम पे होती है मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है अर्थव्यवस्था, उस टाइम पे सरकार का जो घाटा है वो कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ जाता है। इसका मतलब यही है कि टैक्स के द्वारा सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू होने लगता है जब हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहती है, तो इस वजह से उनका घाटा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज।
यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है। यानी कि रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है, यानी शॉर्ट टर्म का जो एक्सपेंडिचर है जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, और उसके बाद यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट है यानी टैक्स और नॉन टैक्स से जो कमाई होती है, इसमें जब घाटा होता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट इट इज़ कॉल्ड। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसीट से, तो कौन सा घाटा होता है? इसका जवाब आपको पता है तो राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप में से हर एक स्टूडेंट जो कमेंट करता है उसका मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, और मेरे लिए आप सबका ओपिनियन मैटर करता है। इसी वजह से ये क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।